दमन में मंगलवार को 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। दोनों ही व्यक्ति पिछले कोरोना मरीज के संपर्क में थे, जिन्हें पहले से ही फैसिलिटी क्वारंटाइन किया गया था। दमन प्रदेश में अब तक 41 कोरोना पॉजिटिव दर्ज हुए हैं, जिसमें से 1 की रिकवरी हुई है। आज दादरा नगर हवेली में कोरोना पॉजिटिव के 6 मामले सामने आए हैं। दादरा नगर हवेली में कोरोना का कुल अंक 68 पर पहुंचा है, जिसमें 26 मरीज ठीक हुए हैं और 41 केस अभी भी एक्टिव है। वलसाड जिला के आरटीओ इंस्पेक्टर को जो कामगिरी करनी होती है, आज बस एसोसिएशन के सभ्य को करनी पड़ रही है और आरटीओ ऑफिसर सिर्फ कैबिन में बैठकर अपनी फर्ज निभा रहे हैं। स्कूलों में चलती बस सिर्फ स्कूल में फिर सकती है, पर लॉकडाउन के दौरान गैर कानूनी रूप में यह बस खानगी कंपनी में घूम रही है। आरटीओ की नज़र से बस एसोसिएशन को सभ्यों ने समग्र मामले वलसाड आरटीओ इंस्पेक्टर रावलिया को पूरे मामले वाकिफ किया, तो उनका कहना है कि बस के नंबर और कंपनी का नाम दो तो मैं देख लूँगा। इसके बाद उनको विकट देने के बाद कोई कामगिरी नहीं की और गैर कानूनी बस घूम रही है। तब आज बस एसोसिएशन ने खुद वलसाड धर्मपुर चौकड़ी नज़दीक में खानगी कंपनी के कर्मचारी को लेकर जाती बस को पकड़ा था। 2 से 3 बस पकड़कर सभी कामदारों को बस में से उतार कर रवाना किया था। महत्व की बात यह है कि यह काम आरटीओ को करना होता है, यह काम एसोसिएशन के कामदार कर रहे हैं। आरटीओ साहेब जे છે રાવલિયા સાહેબ, એમણે અમને એવું કીધું હતું કે અમને લોકેશન આપો, સ્કૂલ બસ ચાલે છે કંપનીમાં તો લોકેશન આપો, અથવા અમને મળતી નથી તો તમે લઈ આવો આરટીઓ। એટલા માટે અમે આ ગાડીઓ પકડીને લઈ આવ્યા। આ સ્કૂલ બસો છે ને જે કંપનીઓમાં ચાલે છે। સાહેબને અમે 15 તારીખે રજૂઆત કરી હતી કે સાહેબ આ સ્કૂલ બસોને બંધ અટકાવી કે કાલે કંઈ થાય। અગાડી બી આવી રીતના સરસ્વતી સ્કૂલમાં પેલું બચ્ચું મરી ગયેલું હતું, તો એ ટાઈમમાં બી આખું એને એક પેલું ખરાબ તત્વ એના લીધે સમાજને ભોગવવું પડે છે, તેવું આ દર વખતે થાય છે। આરટીઓ કોઈ એક્શન લેતી નથી, એટલે એસોસિએશન આ ગાડી પકડી છે હાલે। पूरे विश्व में कोरोना महामारी में तकलादी चीज़ों के निर्माता चीन के साथ हाल भारत का सरहद पे विवाद हुआ है। ऐसे में चीन के साथ भारत के व्यापारी संबंध का अंत आया है। तब वलसाड जिला की वापीची एडीसी की पेपर मिलों ने चीन को नीचा दिखाने पहले देश और बाद में व्यापार की नीति अपनाई है। वापी की 40 पेपर मिलों में से साल में 120 करोड़ का फिनिश गुड्स चीन में भेजा जाता है और चीन उस पर निर्भर भी है। चीन भारत की सरहद पर देश के जवान शहीद हुए हैं। ऐसे वक्त चीन की चीज़ों का विरोध किया जा रहा है। कई लोगों के मन में ऐसी सोच है कि बड़ी मात्रा में चीन से प्रोडक्ट आयात करने में आती है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। बड़ी मात्रा में ऐसे प्रोडक्ट है जो भारत में बनती है।
चीन में निकास होती है। ऐसे महत्व की प्रोडक्ट्स में पेपर मिल पैकेजिंग मटेरियल आगे है। इस अंतर्गत गुजरात पेपर मिल एसोसिएशन के प्रमुख सुनील अग्रवाल ने बताया कि गुजरात में कुल 120 जितनी पेपर मिल है, जिसमें से वापी में 40 पेपर मिल है। इन पेपर मिल में कोई रॉ मटेरियल चीन से नहीं आता। वापी से हर महीने 4000 टन पैकेजिंग मटेरियल, क्राफ्ट पेपर वगैरह माल तैयार भेजने में आता है, जिसकी वैल्यू अनुसार 120 करोड़ का माल वापी से चीन भेजा जाता है। चीन से पेपर मिल में ज़रूरी मशीनरी आती है, पर कोरोना महामारी और हाल के सरहदी विवाद को लेकर पेपर मिल के मालिकों ने सभी सौदे कैंसिल कर दिए हैं। पेपर मिल एसोसिएशन चीन को नीचा दिखाने कटिबद्ध है, क्योंकि चीन से कोई चीज़ पेपर मिल में नहीं आती बल्कि भेजी जाती है। ज़्यादा में सुनील अग्रवाल ने बताया कि पेपर मिल प्रोडक्ट में डिमांड के सामने सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है और वह चीन के अलावा दूसरे देशों में होता है। पर सरकार ने जो आर्थिक नीति बनाई है, जो राहत पैकेज की घोषणा की है, उसमें खास पॉलिसी बनानी चाहिए। व्यापार बढ़ाने सरकार को सबसे पहले बिजली के दर नीचे लाने चाहिए। देश की पेपर मिल भले ही चीन का माल आयात नहीं करती, पर अन्य कंपनी जैसे कि फार्मा कंपनी में, एपीआई कंपनी में इंटरमीडिएट गुड्स आयात किया जाता है और कई रॉ मटेरियल भी चीन से आते हैं। तब ऐसे उद्योगकार भी अगर पेपर मिल एसोसिएशन की तरह देश पहले और बाद में व्यापार की नीति मानकर चीन के साथ व्यापार संबंध पूर्ण करेंगे तो भारत सदी का सबसे बड़ा आत्मनिर्भर देश होगा। वापी में अराउंड 40 पेपर मिल है और अगर अपन पूरे गुजरात में पकड़े तो गुजरात में 100 पेपर मिल के तकरीबन है, 100 से 120 पेपर मिल है। और जहाँ तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आती है तो चाइना से हम रॉ मटेरियल तो कोई भी इंपोर्ट करते ही नहीं है, एक 0% इंपोर्ट है। और एक्सपोर्ट यहाँ से जरूर होता है। चाइना के लिए जो पैकेजिंग मटेरियल है, जो हम क्राफ्ट पेपर वगैरह बनाते हैं, वो एक्सपोर्ट जरूर होता है। आखिरी 2-3 साल से यहाँ से फिनिश गुड्स जो है वो हमारा एक्सपोर्ट होता है। वो अराउंड जो है तो 4000 टन्स पर मंथ, तो उसका अराउंड वैल्यू आता है 10 करोड़ पर मंथ। तो ईयरली वो 120 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कुछ भी नहीं करते। इंपोर्ट चाइना से थोड़ा बहुत जो होता है वो मशीनरी होती है, जो पेपर मिल पेपर बनाने के लिए जो मशीनरी है वो वहाँ से इंपोर्ट होती है। लेकिन काफ़ी ये लॉकडाउन और ये जो तंगदिली अभी हुई है चाइना के साथ, उसके बाद काफ़ी पेपर मिलों ने जो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किए थे वो सब कैंसिल करवा दिए, क्योंकि हमारे लिए हमारा देश पहले है, उसके बाद बिजनेस है। तो इस तरह से जो है तो अगर चाइना अगर हम लोग सब लोग मिलके अगर काम करेंगे तो हम चाइना को तो एकदम घुटने पे लाके रख देंगे, क्योंकि हम कोई भी आगे से सब लोग ने फिक्स किया है कि चाइना से कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं करने की अभी। तो यहाँ तो अभी ऐसा है कि हमारा पर्टिकुलरली पेपर इंडस्ट्री के अंदर हमारी डिमांड से ज्यादा सप्लाई है, तो हमको एक्सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट भी जो है तो हमको भी एक्सपोर्ट बेनिफिट दे रही है। तो अभी हम तो गवर्नमेंट से एक ही चीज चाहते हैं कि हमको इंडस्ट्री को ऐसे सपोर्ट करे ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। वो उसके अंदर जैसा कि हमारा ये पावर का रेट है, पावर का रेट दुनिया में सबसे ज्यादा अपना गुजरात में है, तो पावर का रेट गवर्नमेंट को कम करना चाहिए। हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आज हम यूरोप और अमेरिका की मिल के साथ या गल्फ की जो पेपर मिल है उनके साथ हम जो कंपटीशन करते हैं तो उनको 2-3%, 4% या 5% के अंदर पैसा मिलता है उनको। उसकी जगह अपने वहाँ जो है 10-11% इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो कंपटीशन करने के लिए जो है तो सेम प्लेटफॉर्म हुए तो ज्यादा मजा आएगा। तो हमारा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो भी पावर के या इंटरेस्ट रेट चल रहे वो हमको भी प्रोवाइड किए जाए। वलसाड जिला के उमरगांव तहसील के दहेरी समुद्र किनारे पर कई गांव के लोग सुबह वॉकिंग करने निकले थे। तब समुद्र तट पर भारी कैप्सूल पड़ी दिखी थी, जिसके ऊपर डेंजर लिखा था और इन्फॉर्म पुलिस लिखा था, जिसको पढ़कर लोगों ने तुरंत उमरगांव पुलिस को जानकारी दी थी।
जिसके बाद उमरगांव पुलिस ने तुरंत इस अंतर्गत वापी डिवीज़न के DYSP वीरभद्र सिंह जाडेजा से बात करते एक BDS की टीम को भेजकर सुरक्षित जगह ले जाने में आई थी। इस अंतर्गत DYSP जाडेजा ने जानकारी दी थी कि यह एक एंटी सोनार डिवाइस लिखी कैप्सूल है, जिसका उपयोग सबमरीन में या समुद्र की गहराई नापने उपयोग में लिया जाता है, इसलिए उसको मिलती एजेंसी को जानकारी दी थी। साथ ही में BDS द्वारा सुरक्षित जगह ले जाने में आई है। यह कैप्सूल मिलने के बाद कानून व्यवस्था पर कोई असर नहीं हुई। उमरगाम पोलीस स्टेशन विस्तार में देहरी दरिया किनारे एक एंटी सोनार डिवाइस लखेलू एक कैप्सूल मळेली। જે સંબંધે ગામ લોકોએ પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરતા ત્યાં જઈ અને BDS ટીમ દ્વારા એનું સાફ હેન્ડલિંગ કરાવી અને એક સલામત જગ્યાએ અત્યારે ખસેડવામાં આવેલ છે। જનરલી આ સબમરીન અથવા દરિયાની ઊંડાઈ માપવા માટેનું સાધન હોય એવું હાલ જણાઈ રહ્યું છે, એટલે દરેક લાગતી વળગતી એજન્સીને જાણ કરેલ છે। આ સંબંધે કોઈ કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ असर करता हो એવું કંઈ જણાઈ આવેલ નથી। ના દેરી જવારવાડાની અંદર દરિયા કિનારે વિસ્તારમાં એક આવું એક મિલિટરીનું એક મિસાઇલ ટાઈપ હતું અને અમે સવારે વોક કરતાં જોયું, એમાં લખ્યું હતું કે ડેન્જર કન્ફર્મ પોલીસ, એના ઉપર કંઈ ડેટ હતી। એ પછી અમે 100 નંબર પર પોલીસને જાણકારી કરી અને પોલીસને આવ્યા અને પોલીસ એમની કાર્યવાહી કરે છે અને એ કાર્યવાહી થાય પછી પોલીસ લઈ જશે। અમારી દરિયા વિસ્તાર લોકોની બધાની માંગણી હતી ને અમે પોલીસને ફોન કીધો છે, એ લોકોની કાર્યવાહી કરે છે। આ 6:30 વાગે અમે જ્યારે વોક કરતા હતા ત્યારે આ જોયું હતું અને હવે પોલીસ આવ્યા છે ને જોઈએ છે। दादरा नगर हवेली के सायली गांव में आए जगन्नाथ भगवान मंदिर परिसर में ही कम लोगों की उपस्थिति में रथ यात्रा निकालने में आई थी। हाल में कोरोना महामारी की वजह से प्रशासन द्वारा जगन्नाथ भगवान की नगर यात्रा निकालने की परमिशन देने में नहीं आई और कम लोगों की उपस्थिति में ही मंदिर परिसर में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा, भाई बलराम की रथ यात्रा निकालने में आई थी। इस यात्रा बाद 10 दिन तक पूजा अर्चना बाद फिर मंदिर में मूर्ति की स्थापना की जाएगी। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट को आभार व्यक्त कर रहा हूँ और धन्यवाद दे रहा हूँ। जे विश्व र स्रष्टा और विश्व र पिता जगन्नाथ, जो गुरुवार को उनका डिसीजन हुआ रथ यात्रा इस साल नहीं होगा, तो सारे विश्व में सभी प्रकार के भक्तों दुख और दर्द में रोने लगा। जब कल सुप्रीम कोर्ट उनका राय बदली किया, ये पूरी जगन्नाथ मंदिर में बिना भक्तों में रथ यात्रा किया जाएगा। भले भक्त वहाँ नहीं गया, लेकिन लाइव से देख रहा है टीवी में बैठ के, लेकिन सभी का मन में खुशी और सभी का मन में उत्साह, सभी का मन में ऐसा लग रहा है प्रभु जगन्नाथ हमको दर्शन दे रहा है। तो जगन्नाथ का ये बहुत बड़ा पर्व है। इसमें जगन्नाथ 15 दिन तक बुखार में थे, बीमार थे। अगर रथ यात्रा नहीं होता था तो ये रथ यात्रा 12 साल होता था नहीं, और 1 साल तक भगवान उनका रत्न सिंहासन में विराजमान नहीं होते थे। न कोई भक्त को भी महामारी जाने का बाद भी दर्शन नहीं मिलता था। हाँ, इतिहास में है जो 32 साल जगन्नाथ के रथ यात्रा नहीं हुआ, लेकिन वो जो परिस्थिति था वो अलग परिस्थिति था। तब उसी टाइम में युद्ध हो रहा था और भारत को परास्त करके जगन्नाथ को छुपा के रखने के लिए वो भगवान जगन्नाथ जाके अन्यत्र जाके रहते थे, रथ यात्रा नहीं हो पाता था। लेकिन भारत में कई महामारी हो चुका है, कोई भी महामारी में रथ यात्रा बंद नहीं हुआ था। अगर इस साल ये महामारी का वजह से रथ यात्रा बंद होता था तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अनर्थ भी हो सकता था।
जो सुप्रीम कोर्ट राय दिया जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ का रीतिकांति का हिसाब से रथ यात्रा होगा, तो हम लोग को सभी को बहुत खुशी लगा। और हमारा प्रशासन को हम भी एक हफ्ता पहले एप्लीकेशन किया था और निवेदन भी किया था, तो रीतिकांति का हो जाए। तो कल दोपहर का बाद कलेक्टर ऑफिस से हमको फ़ोन आया, जे सीमित आदमी कोविड-19 को नजर रख की, तो सीमित आदमी से रथ यात्रा नीतिकांति कर सकते हैं। तो भगवान हम पूरे सिलवास को दर्शन देने के लिए जाते थे। इस साल हमारे ग्राउंड का अंदर भले 10 हाथ भी हो, 10 फुट भी हो, तो रथारूढ़ जगन्नाथ हुए। तो हम लोग सारे सिलवास का प्रशासन, कलेक्टर सभी का पास हम कृतज्ञ और उनका मन से दिल से अमन करते और दिल से उनको धन्यवाद भी देते। जो भी है सभी भक्तों को भगवान दर्शन दे सकते और जगन्नाथ रथारूढ़ हुआ। जय जगन्नाथ। वापी भगवान जगन्नाथ की 143वीं रथ यात्रा अब परिसर में ही भक्तिभाव से मनाने में आ रही है। इस मंदिर में पिछले 12 साल से रथ यात्रा निकालने में आती है। आज का एक दिन ऐसा है कि जब समग्र वलसाड जिला में वापी सहित विस्तार में भगवान नगर चर्चा में निकलते हैं, तब उनके साथ महिला भक्तों की भजन मंडली भी विशेष जुड़ती है, जो कि इस बार मंदिर में रुककर ही भजन मंडली को भजन करना पड़ा। साथ ही में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा मनाने में आई थी। मेरा नाम रमेश सरावगी है। जगन्नाथपुर के रहने वाले हैं, अभी यहाँ सिलवासा में रहते हैं। वहाँ में 12 साल से रथ यात्रा चालू है, पर मैं 2-3 साल से आ रहा हूँ। रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य रहस्य ये है कि भगवान जगन्नाथ जो है ये सर्वधर्म समन्वय का देवता है। तो जगन्नाथ मंदिर का एक परंपरा है, उनमें हिंदू या रहना वहाँ सनातन धर्म के लोग सब जाते हैं, तो जिससे कोई मुस्लिम ईसाई से गलत नहीं जाते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ सभी धर्म के लोगों को दर्शन देने के लिए रथ के पर विराजमान होते हैं 9 दिन के लिए, ठीक है। और इस यात्रा का रहस्य यही है, रथे तो वामनम दृष्टा पुनर्जन्मम न विद्यते। इसके ऊपर भगवान जगन्नाथ को दर्शन देने के बाद आदमी को लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है, यानी पुनर्जन्म नहीं होता है। तो जगन्नाथ यात्रा का रहस्य है। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। नाम रंजन कुमार राय है। हम ये उड़िया समाज का एक जगन्नाथ का रथ यात्रा 12 साल से कर रहा है। ये वापी का डुंगरा का तालाब के पास ये हमारा मंदिर है। हम लोग 12 साल से ये रथ यात्रा करते आ रहा है। बहुत आडम्बर से हम लोग ये रथ यात्रा करते हैं, मगर ये बार जो कोरोना का प्रकोप की वजह से हम लोगों को यहाँ का जो लोकल प्रशासन से और पुलिस वाले से 50 आदमी को लेके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गवर्नमेंट का जो सब रूल रेगुलेशन मान के हम लोग ये रथ यात्रा कर रहा है। ये हमारी प्रीमिसेस में कर रहा है। पहले हम लोग को ये सब परिक्रमा करते थे, पूरा वापी GID से लेके हम लोग हमारे पास जो भोला नगर है वहाँ हम लोग को जगन्नाथ को और बलभद्र सुभद्रा जो तीनों भगवान है उनको वहाँ स्थापन करते थे और वहाँ 9 दिन रहने के बाद फिर वहाँ से वापस आते थे रथ के साथ। और ये बार कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाया है। हम लोग यहीं हमारा मंदिर का जो प्रीमिसेस है उसके अंदर में रथ यात्रा भाई कुछ लोगों को लेके जो हमारा विधि है जगन्नाथ जी का, आज जो आषाढ़ का बीज है इसमें रथ यात्रा निकल रहा है, उसी वजह से हम लोग इसकी जो भी विधि के अनुसार रथ यात्रा कर रहा है और वो मंदिर के प्रांगण में कर रहा है। वहाँ से ले आके यहाँ जो हमारी जो स्टेज बनी है
वहाँ भगवान को स्थापन करेंगे। 9 दिन के बाद फिर रात के साथ फिर भगवान के मंदिर में ले जाएंगे और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन जो भी आया है उसको पालन करते हुए सब लोग अपने मास्क लगा के सैनिटाइजेशन होकर प्रीमिसेस को पूरी तरह से हम लोग सैनिटाइजेशन करके पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग ये रथ यात्रा पालन कर रहे हैं। भगवान का जो विधि है वो कर रहे हैं। ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का बंद था पुरी में कल सुप्रीम कोर्ट से राय आया है कि जगन्नाथ का रथ यात्रा आज पुरी में भी पालन कर रहे हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग हमारे यहाँ भी पालन कर रहे हैं। तो ये हमारी जगन्नाथ का रथ यात्रा जो हमारी उड़िया समाज के लिए, जो हमारी उड़िया के लिए जो भगवान है, सबसे इष्ट देव जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, उनके हम लोग यहाँ पालन कर रहे हैं। और सब उड़िया भाई लोग मिलकर इसको अच्छी तरफ से वैसे विधि के साथ भगवान की जो पूजा करने के जो समय के साथ सबको पालन रखते हुए हम ये पालन कर रहे हैं। गुजरात और वलसाड जिला के पारडी तहसील में आम एक विशेष पाक है। जो वक्त आम के पाक को मार्केट में पहुंचाने का काम किसान द्वारा करने में आया था। लॉकडाउन अनलॉक होगा कि नहीं या लॉकडाउन के दौरान आम का किसी तरह निकाल होगा, ऐसे कई लोगों की चिंता के प्रश्न थे। इस प्रश्न अंतर्गत किसानों ने पारडी के विधायक कनुभाई देसाई को रजूआत करने में आई थी और सरकार भी इतनी परेशान थी कि उस वक्त सरकार ने कई विविध निर्णय लिए पर किसान के आम का निकाल कर सके और लोग किसी भी जगह खरीद या बेच सके, यह सरकार का बड़ा निर्णय था। जिसके बाद जिला के एपीएमसी के प्रमुख और पारडी के एपीएमसी के प्रमुख रणछोड़ भाई पटेल ने जिस तरह सरकार से मिलकर सभी वक्त जब दाम तय होते हैं या किस तरह व्यापार होता है और भाव किसानों को इस साल कोरोना महामारी के बीच अच्छे मिले हैं, जो निर्णय का किसान मित्रों ने पारडी विधायक कनुभाई देसाई का आभार व्यक्त किया था। साथ ही में किसान भरत भाई देसाई, प्रमोद भाई, महेश भाई देसाई और अन्य किसान मित्र उपस्थित रहकर कनुभाई देसाई का पुष्पगुच्छ से सम्मान किया था। इस अवसर पर व्यापारी और किसानों के मुंह पर खुशी दिखने को मिली थी और भविष्य में भी ऐसा सहकार मिले ऐसी आशा व्यक्त की थी। इस अवसर पर किसान के आगेवान भरत भाई देसाई ने बताया कि आम साल में एक बार होने वाला पाक है। जून माह से मार्च माह तक मेहनत करनी पड़ती है। इस साल कोरोना महामारी की वजह से चिंता थी। यह चिंता पारडी के विधायक सरकार में रजूआत करते आम के अच्छे दाम मिले हैं, जिससे किसानों ने पारडी के विधायक कनुभाई देसाई और सरकार का आभार व्यक्त किया था। प्रथम तो अपना दक्षिण गुजरात और खास कर वलसाड जिला में अपना पार्टीना जे केरी एक आपनो सौथी अगत्यनो पाक है अने जे समय केरीनु आपने हार्वेस्टिंग करवानुं हतुं त्यारथी ज एक डर हतो कि लॉकडाउन अनलॉक थशे कि नहीं, अथवा लॉकडाउन दरमियान केवी रीते केरीनो निकाल थशे, वेपारीओ आवशे कि नहीं, આવી અનેકવિધ જે લોકોની चिंता હતી, समस्याओं અને સરકાર પણ એટલી જ ચિંતિત હતી અને એ સમયે સરકારે અનેકવિધ નિર્ણયો લીધા। તેમાં ખેડૂતો માટે કે ખેડૂતો કેરીનો નિકાલ ગમે ત્યાં વેપારીને કરી શકે, એપીએમસી સુધી જવાની જરૂર નથી અને એ લોકો કોઈપણ સ્થળે આ રીતે ખરીદ વેચાણ કરી શકે, એ સરકારનો મોટામાં મોટો નિર્ણય હતો। અને ત્યાર પછી આપણા જિલ્લાના એપીએમસીના પ્રમુખ અરવિંદભાઈ તેમજ આપણા પાર્ટીના પ્રમુખ રણછોડભાઈ જે રીતે સહકાર આપ્યો, દરેક વખતે જ્યારે ભાવ નક્કી કરવાની વાત આવી કે મીટિંગ નક્કી કરવાની વાત આવી કે કેવી રીતે વેપાર થશે, દરેક વખતે અમે સાથે રહીને જે રીતે કામ કર્યું છે, ખાસ કરીને તે એપીએમસીનો પણ ખાસ આભાર માનું છું। અને અમારા મિત્રો ભરતભાઈ, પ્રમોદભાઈ તેમજ અમારા પ્રમુખ શ્રી મહેશભાઈ, એ પણ દરેક વખતે ખેડૂતોની જે વાત હોય એનો રસ લઈને આ તો કેરીનો પ્રશ્ન એ તો આપણા વિસ્તારનો પોતાના ઘરનો ફેમિલીનો પ્રશ્ન હોય એવો પ્રશ્ન હતો અને આજે આપણા ખેડૂત મિત્રો અને વેપારી મિત્રોના મોં ઉપર જે ખુશી દેખાય એનાથી એકદમ સંતોષ થયો છે અને ભવિષ્યમાં પણ આપણે આવો સંતોષ આપતા રહીશું એવી ભગવાનને પ્રાર્થના। આપણા વિસ્તારના ધારાસભ્ય શ્રી ગુરુભાઈએ છેલ્લા 2 મહિનાથી સતત અમારા સંપર્કમાં રહીને કેરીનો નિકાલ કેવી રીતે થશે, માર્કેટની વ્યવસ્થા કેવી થશે
એ બાબતે એમણે સતત અમારી સાથે સંપર્કમાં રહ્યા અને જ્યાં જ્યાં એમને કલેક્ટરની રજૂઆત કરવાની હોય, સરકારને રજૂઆત કરવાની હોય ત્યારે એમણે રજૂઆત કરી આપણને ખેડૂતોને ખાસ કરીને આ કાયદામાં મુશ્કેલી નહીં પડે એ માટે એમણે બહુ સક્રિય ભૂમિકા ભજવી છે. એટલે આ એક આભાર તો નહીં પણ એક મુલાકાત કે એમને તમે જે કામ કર્યું છે તેથી અમને જે સંતોષ થયો છે તે વ્યક્ત કરવા માટે જ એમને ખેડૂત મિત્રોએ આમંત્રણ આપ્યું અને તે આમંત્રણને માન આપીને તે ઉપસ્થિત થયા. કેરી એ છે ને વર્ષમાં એક વખત આવતો પાક છે અને જૂન મહિનાથી લઈને માર્ચ મહિના સુધી અમે લોકો ખર્ચો કરીએ. તો આ વર્ષે જે કોરોનાના કારણે અમારા મગજમાં જે ચિંતા હતી કે કેરીનું શું થશે, અમારે ચીકુ 2-2.5 મહિના સુધી અમારાથી પડ્યા નહીં અને ફેલ ગયા, એના કારણે અમારે વધારે ચિંતા થઈ. અને આ ચિંતા એકચ્યુઅલી સરકારશ્રીની અંદર આપણા MLA તેમજ અન્ય પ્રતિનિધિઓ દ્વારા એ કરાય અને નવસારી વલસાડ જિલ્લાની અંદર આ બાબતની અંદર ચિંતા થયાથી સરકારે જે પગલાં લીધા અને એ સરકારે પગલાં લીધા એના કારણે ખેડૂતોનો માલ બી નીકળી ગયો, ખેડૂતોને 25-30% ભાવ બી વધારે મળ્યો અને એ હિસાબે ખેડૂતો અત્યારે એકદમ ખુશ છે. તો અમારા MLA શ્રી કનુભાઈ તેમજ આખી સરકારનો અમે આભાર માનીએ છીએ કે આવી રીતે ખેડૂતોના જો કામ થતા રહે તો ખેડૂતનું કલ્યાણ થઈ જશે. હા, શું આજનો કાર્યક્રમ તો શું છે કે જ્યારે કંઈક ખુશાલી થતી હોય અને એની અંદર જ્યારે અમારા રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કનુભાઈએ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો હોય તો અમારે જરૂરથી એમનો આભાર માનવાનો હોય. કનુભાઈ એમ કે મારો આભાર માનવાનો ન હોય પરંતુ એ ખરેખર અમારા ખેડૂતોની ફરજ બને છે તો અમારે એમનો આભાર માનવો જોઈએ. वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर लॉकडाउन के वक्त सभी रोजगार उद्योग करते लोगों को असर पहुंची है. ऐसे वक्त धारा शास्त्री भी बाकी नहीं रहे. पिछले 4 माह से कोर्ट बंद रहने की वजह से उनके व्यवसाय पर भी असर हुई है. धारा शास्त्री अपने व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय में जुड़ गए हैं जिससे परिवार का गुजरान चला सके. ऐसे वक्त सनदधारित सभी धारा शास्त्रियों को एडवोकेट की कलम 35 में से कुछ वक्त मुक्ति देने में आई है, जिसको लेकर अब वकील सभी प्रकार के व्यवसाय अपने परिवार का गुजरान चलाने कर सकते हैं. મારું નામ પ્રવીણ પટેલ છે. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતનો મેમ્બર છું તેમજ વલસાડ જિલ્લા વકીલ વિકાસ મંડળનો પ્રમુખ છું. હાલમાં કોરોના વાયરસની વિશ્વવ્યાપી મહામારીમાં જે લોકડાઉનો થયા અને જે ભારતની જેટલા દિવસથી આ લોકડાઉનની અસરો રહી, લોકડાઉનની અસરની અંદર સૌથી વધારે સામનો વકીલો પણ કરી રહ્યા છીએ. કોર્ટો હાલમાં પણ બંધ છે. લગભગ 4 મહિના થવા આવ્યા, કોઈ કોર્ટની કાર્યવાહી થતી નથી. ફિઝિકલ કોર્ટની કાર્યવાહી હાલમાં પણ બંધ છે અને એ ક્યાં સુધી બંધ રહે એની કોઈ નક્કી નથી. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત એડવોકેટને સનદ આપે છે અને સનદ આપે તે સનદમાં એડવોકેટ એક્ટની કલમ 35 હેઠળ એ વકીલાત સિવાયનો કોઈ વ્યવસાય કરી શકે નહીં. વકીલાત સિવાય કોઈ અન્ય વ્યવસાય કે ધંધો કે નોકરી પણ કરી શકતો નથી. હાલના સંજોગોમાં 4 મહિનાથી ગુજરાતના ઘણા વકીલો બેકાર થઈ ગયા છે. એવા ઘણા વકીલોને એની અસર થઈ છે લોકડાઉનની અને કોરોના વાયરસની. એવા વકીલો બીજા અન્ય વ્યવસાય અને ધંધા તરફ વળવા માગે છે, જેને બાર કાઉન્સિલે પણ એક સારા દ્રષ્ટિએ જોઈને એવા વકીલોને અત્યારે 31/12/2020 સુધી અન્ય કોઈ વ્યવસાય કરવા માટે બાર કાઉન્સિલે છૂટ આપી છે. એટલે કે કલમ 35નો બાદ નડશે નહીં અને એવા વકીલોની સામે જે કાર્યવાહી કરવાની થાય છે તે 31/12/2020 સુધી થશે નહીં. અને આ અંગેનો મારો ઠરાવ અમે એપ્રુવલ માટે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાને પણ મોકલી આપ્યો છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં ઘણા વકીલ પરિવારો એવા છે કે જેને આ લોકડાઉનની અસર થઈ છે. એવા વકીલોને અન્ય વ્યવસાય અને ધંધો કરવા માટે આ કલમ 35નો જે બાદ હતો એ નડતો હતો તે અમે એમાંથી મુક્તિ આપવા માગીએ છીએ, જેથી ઘણા વકીલોને આનો ફાયદો થઈ શકે. गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड द्वारा आयोजित SSC बोर्ड की
2019-20 का परिणाम गत दिनांक 9 जून को ऑनलाइन रजू होने के बाद मिली मार्कशीट का वितरण कार्य आज मंगलवार को पारडी तहसील के सोंढलवाड़ा अश्वमेघ विद्यालय में मार्कशीट का वितरण करने में आई थी। तब शिक्षकों की मेहनत से साला में कक्षा 10 का उत्तम परिणाम आया है। कक्षा 10 में गुजराती मीडियम में साला कक्षा में रोहित प्राची एस 99.77 परसेंटाइल के साथ प्रथम क्रमांक, पटेल ग्रेसी एस 98.7 परसेंटाइल के साथ द्वितीय क्रमांक, पटेल ध्रुव एच 98.7 परसेंटाइल के साथ तृतीय क्रमांक प्राप्त किया है। अंग्रेजी माध्यम में साला कक्षा में पटेल टीशा आर 99.75 परसेंटाइल के साथ प्रथम क्रमांक, पटेल कुश हर्षद भाई 97.81 परसेंटाइल के साथ द्वितीय क्रमांक, जानी कार्तिक के 97.7 परसेंटाइल के साथ तृतीय क्रमांक प्राप्त करके सफलता प्राप्त की है। इससे पहले अश्वमेघ विद्यालय जिला कक्षा में कक्षा 12 साइंस में जिला में तीसरा क्रमांक, अश्वमेघ साला की गुजराती माध्यम कक्षा 12 साइंस की छात्रा आहिर हिरल एम 99.57 परसेंटाइल के साथ जिला कक्षा में तृतीय स्थान प्राप्त कर साला कक्षा में प्रथम क्रमांक प्राप्त कर साला का नाम रोशन किया है। साला में नर्सरी से कक्षा 12 साइंस, गुजराती और अंग्रेजी माध्यम के वर्ग चल रहे हैं। મારું નામ ટીશા રાજેશ પટેલ છે અને એસએસસી એક્ઝામ્સમાં મારા 90.1% અને 99.7 પરસેન્ટાઇલ આવ્યા છે। મેં તેના માટે હર્ષદ સર, મનોજ સર અને મારા બધા સબ્જેક્ટ ટીચર્સને થેન્ક્સ કહેવા માગું છું। તેમના કારણે જ આજે મારું આટલું સારું રિઝલ્ટ આવી શક્યું છે। મારા પેરેન્ટ્સનો પણ ખૂબ સપોર્ટ રહ્યો છે। આગળ ગઈને હું બાયો લેવા માગું છું અને સ્કૂલમાં પણ ખૂબ પેપર સોલ્વિંગ અને રાઇટિંગ પ્રેક્ટિસ ચાલી, જેના કારણે મને બોર્ડના પેપર્સ લખવામાં કોન્ફિડન્સ વધ્યો। આવનારા વિદ્યાર્થીઓને હું એટલું જ કહેવા માગું છું કે તેમણે પણ તેમના માતા પિતા અને સર ટીચરની વાત સાંભળવી જોઈએ। રેગ્યુલર રહેવું ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે તો જ આપણું સારું રિઝલ્ટ આવી શકે। ક્લાસમાં પણ એવું એટમોસ્ફિયર રહે છે જેથી કરીને અમને ઘરે જઈને વધારે પ્રેક્ટિસની જરૂર નથી પડતી, ક્લાસમાં જ બધી પ્રેક્ટિસ થઈ જાય છે। હું રોહિત પ્રાચી સુભાષભાઈ અશ્વમેઘ વિદ્યાલયમાંથી આ વર્ષે 2020માં એસએસસી બોર્ડની એક્ઝામ આપી છે અને હું આગળ જતાં મેથ્સ વિષયમાં સ્ટડી કરવા માંગુ છું અને હું અમારા આટલા પર્સન્ટેજ 90.33 પરસેન્ટેજ અને 99.77 પરસેન્ટાઇલનો શ્રેય મારા માતા પિતા, મારા વર્ગ શિક્ષકો જેમણે અમને મોરલી ખૂબ જ સપોર્ટ કર્યો છે અને ખૂબ જ સારી રીતે ભણાવ્યા છે એમને આપું છું। તદુપરાંત મનોજ સર, હર્ષદ સર અને પ્રિન્સિપલ મેમને આપું છું। આ ઉપરાંત મને મારી દરેક જ પ્રોબ્લેમમાં સોલ્વ કરવા માટે હું મારી દીદીને પણ મારા પર્સન્ટેજનો એટલો જ શ્રેય આપું છું અને હું આવનારા વિદ્યાર્થીઓને કહેવા માંગુ છું કે તેઓ નિયમિત રીતે શરૂઆતથી જ પોતાનો ગોલ ફિક્સ કરે અને ખૂબ મહેનત કરે અને જે પણ રોજ ચાલે છે એ રોજનું રોજ કરી દે। આ વર્ષે એટલે કે વર્ષ 19-20નું ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા રિઝલ્ટ જે મળ્યું એમાં ધોરણ 10ની અંદર આજે માર્કશીટ વિતરણનો કાર્યક્રમ તારીખ 23/6/20ના રોજ રાખવામાં આવેલો છે, પરંતુ આની અંદર સોશિયલ ડિસ્ટન્સ પણ ખૂબ જાળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને સેનેટરાઇઝ થઈને જ બાળકોને વર્ગખંડમાં સિંગલ મોકલી અને માર્કશીટનું વિતરણ કર્યું છે। અમને આ રિઝલ્ટ જણાવતા ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે શાળાએ રિઝલ્ટ મેન્ટેન રાખ્યું છે। આ વર્ષે વર્ષ 19-20માં ધોરણ 10 ગુજરાતી માધ્યમમાં 95% રિઝલ્ટ પ્રાપ્ત કરેલ છે અને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં 95.04% જેટલું રિઝલ્ટ પ્રાપ્ત કરેલ છે। આ રિઝલ્ટમાં ગુજરાતી માધ્યમમાં આપણે વાત કરીએ તો રોહિત પ્રાચી સુભાષભાઈ કે જેમણે 99.77 પરસેન્ટાઇલ પ્રાપ્ત કરેલ છે, પટેલ ગ્રેસી સુભાષભાઈ કે જેમણે 98.7 પરસેન્ટાઇલ પ્રાપ્ત કરેલ છે,
બીજા નંબર પર બે વિદ્યાર્થી છે પટેલ ધ્રુવ હરીશચંદ્ર, એમને પણ 98.7% પ્રાપ્ત કરેલ છે. ત્રીજા ક્રમે ટંડેલ હીર દિગેશભાઈ, એમને પણ 98.32% પ્રાપ્ત કરેલ છે. એવી જ રીતે અંગ્રેજી માધ્યમમાં પટેલ ટીશા રાજેશભાઈ, જેમણે પણ 99.75% પ્રાપ્ત કરેલ છે. પટેલ કુશ હર્ષદભાઈ, એમણે પણ 97.81% પ્રાપ્ત કરેલ છે. જાની કાર્તિક કલ્પેશભાઈ, એમણે પણ 97.7% પ્રાપ્ત કરેલ છે. આ સાથે સાથે અગાઉ પણ અમે વર્ષ 19-20નું જ ધોરણ 12નું પરિણામ પણ બાળકોને આ જ પદ્ધતિ પ્રમાણે આપેલ છે. એની અંદર અમને જણાવતા ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે કુમારી આહિર હિરલ મનીષભાઈ, કે જેમણે શાળામાં તો પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કર્યો જ છે, પરંતુ જિલ્લા કક્ષાએ પણ એ ત્રીજો ક્રમ પ્રાપ્ત કરાવી શાળાનું નામ ખૂબ જ એમને ઉજ્જવળ કર્યું છે. સમાચારની સાથે હું હર્ષદ પટેલ, શાળાના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર તરીકે સમગ્ર શાળા પરિવારને, વિદ્યાર્થીઓને અને વાલીઓને ખૂબ જ અભિનંદન પાઠવું છું. અને મને ખૂબ જ આનંદ અનુભવાય છે કે મારી શાળાના શિક્ષકોએ ખરેખર મારી શાળાના આધાર સ્તંભ છે. એમને ખૂબ સારો પરિશ્રમ કર્યો છે અને એટલો જ પરિશ્રમ વિદ્યાર્થીઓએ પણ કર્યો છે અને એટલો જ સારો સહયોગ અમને વાલી તરફથી પણ મળી રહ્યો છે. એટલે અમે બધાના આભારી છીએ અને સર્વને આ અભિનંદન પાઠવીએ છીએ. સાથે સાથે શાળાની અંદર અત્યારે નવા આવનાર એટલે કે નવા વર્ષ માટે, વર્ષ 20-21 માટે પણ ખૂબ જ પૂરજોશમાં તૈયારીઓ ચાલે છે. વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો મહેનત કરી રહ્યા છે. ઓનલાઈન અત્યારે ક્લાસ એટલે કે ભણતરના પણ વિકલ્પો શોધી કાઢ્યા છે. એટલે કે આવા કપરા સમયમાં પણ સમય વેડફાય નહીં અને બાળકોનું ભવિષ્ય ખોરવાય નહીં, એના અનુસંધાને ઓનલાઈન ક્લાસનું પણ આયોજન કર્યું છે, જેમાં ધોરણ 10 અને ધોરણ 12માં પણ વિશેષ આયોજન કરેલ છે. प्रभात स्कॉलर्स एकेडमी में नर्सरी से कक्षा 11 तक की प्रवेश क्रिया शुरू की है। उन्होंने जब अभिभावकों की बैठक आयोजित की थी, उसमें शाला प्रबंधन ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉलेज के आचार्य को आमंत्रित किया था, जो इस बैठक में उपस्थित रहे थे। अभिभावकों का अभिप्राय लिया गया, जिसमें सभी अभिभावकों की ओर से जो अभिप्राय मिला उन्हें भगवान जी ने समाहर्ता को सुपर्द किया था। प्रभात स्कॉलर्स एकेडमी विद्यालय में 16 से ऑनलाइन होम स्टडी की शुरुआत हो चुकी है और अभी भी वह जारी है। जब छात्र पुनः विद्यालय में प्रवेश करेंगे तब सभी विषयों का पुनः अध्ययन होगा और छात्र अध्ययन करने विद्यालय में आएंगे तो सरकारी नियमों का सख्ती से पालन होगा। We at Prabhat Scholars Academy have started the admission procedure for all standards from nursery to standard 11. We had conducted a parent-teacher meeting presided over by Dr. Bhagwan Jha, Principal of Dr. APJ College. He has taken all the opinions from our parents and his report has been submitted to the Collector Sir. Our online home study is going on from 16th May 2020 for all standards in all subjects. We will be again revising all the lessons which has gone online once the school reopens. Once the school reopens, after government's order, we will strictly follow all the government's norms and rules in the school premises. वलसाड़ के तिथल समुद्र में अषाढ़ी बीज की भरती में आज रोज 25 से 30 फुट जितनी बड़ी लहरें उठी और चौपाटी पर पानी फैल गया था। भरती की वजह से समुद्र लहरों ने आज रोज विकराल रूप धारण किया था। समुद्र में उछलती लहरों की वजह से लोग आ जा ना करें, इसलिए वलसाड़ पुलिस द्वारा चुस्त बंदोबस्त करने में आया था।